हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो आज हम लोग यहाँ पे अपने प्रैक्टिस सेशन का एक टॉपिक लेके आए हैं, एनर्जी मीटर, जो कि मेजरमेंट का टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो ज्यादा कुछ चीजों को डिस्कस किए, ज्यादा डिले किए बिना एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग, अगर आप लोग मुझे प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कंफर्मेशन देंगे। चलिए, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये है, यहाँ पे सभी लोग देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉट आवर मीटर इज यूज्ड इन एसी सर्किट्स। हम लोग एसी सर्किट्स में जो वॉट आर मीटर यूज करते हैं, है ना, उसको हम कौन सा मीटर बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब जो वॉट आर मीटर होता है उसी को बोलते हैं एनर्जी मीटर, ठीक है। और हम लोगों ने जो पढ़ा है एनर्जी मीटर, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। वो हमारा काम करता है किस प्रिंसिपल पे, वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा किस प्रकार का प्रिंसिपल है, मतलब किस प्रकार का मीटर है वो, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, हमारी जो क्रीपिंग है वो कौन से मीटर में देखने को मिलती है। तो क्रीपिंग एक फिनोमिना है जब हमारे एनर्जी मीटर पे हमारे पास दो कॉइल होती है ना, एक होता है पोटेंशियो, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, राइट। एक होती है पास पोटेंशियल कॉइल और एक होती है हमारे पास कौन सी कॉइल, करंट कॉइल। तो क्या होता है, जब हमारे पोटेंशियल कॉइल पे हम क्या देते हैं, रेटेड वोल्टेज, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज हो कैसा है, रेटेड वोल्टेज है एनर्जी मीटर में। और जो हमारी करंट कॉइल है उसमें करंट क्या है, जीरो। तो इतने के हिसाब से हमारा जो डिस्क है, जो हमारा डिस्क होता है उसको क्या होना चाहिए, स्टेशनरी, नॉट रोटेटिंग। डिस्क हमारा रोटेट नहीं होना चाहिए। बट अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसके पीछे का जो रीजन है वो होता है क्रीपिंग, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे एनर्जी मीटर में जो क्रीपिंग होती है ना, तो वो कहां पे होती है, एनर्जी मीटर में होती है। उसका जो बेसिक रीजन है आपका क्या, ओवर कंपनसेशन, या फिर और भी कुछ रीजन होते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। बट याद रखिएगा, क्रीपिंग होता क्या है, जहां पे पोटेंशियल कॉइल आपका एनर्जाइज होगा, करंट कॉइल अनएनर्जाइज होगा, तो आपका जो डिस्क है वो नहीं घूमना चाहिए, बट वो घूमेगा, है ना। तो उसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। एन एनर्जी मीटर इज डिजाइंड टू मेक 100 रिवोल्यूशन फॉर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन when connected to load of 40 amperes, 230 volt, 0.95 power factor lagging for an hour is equals to। तो पहले क्वेश्चन को डिकोड करो। क्वेश्चन में बोला है कि ये 100 रेवोल्यूशन ले रहा है फॉर 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट के लिए। मतलब इसने 100 रेवोल्यूशन लिए, किसके लिए, फॉर 1 किलोवाट आवर। तो मुझे पूछा कि ये कितने रेवोल्यूशन लेगा फॉर दैट काइंड ऑफ लोड। कितना लोड है मेरे पास यहाँ पे, आप देखो तो यहाँ पे लिखा है 230 वी इंटू आई। आई कितना मेरे पास यहाँ पे 40 वी आई। कॉस फाइव कितना है आपके पास, 0.95। तो ये हो गया आपके पास क्या, वॉट। मैंने यहाँ पे लिखा के, जैसे के लिखा तो यहाँ पे कर दो मैं 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे के डब्ल्यू हो गया। और कितने टाइम के लिए चलाया इसको, यहाँ पे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने इंटू वन, यहाँ पे इंटू वन, यहाँ पे है के डब्ल्यू एच। तो इतने में कितने रिवोल्यूशन लेगा ये हमको पता है। इसको मिलता है कि कितने लेगा, यहाँ पे एक्स रिवोल्यूशन लेगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। इसको मल्टीप्लाई करिए, 23 इंटू 4, तो चौको 8 और 4 तिहाई 12, 92, 92.95, है ना। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा।
कैलकुलेटर कहाँ है मेरे पास, ये है ना। एक मिनट रुकिएगा, मैं कैलकुलेटर भी देख लेता हूँ, अगर जिंदा होगा तो। जिंदा तो है। कुछ गड़बड़ किया है क्या अपन ने क्वेश्चन में? सर बी है आंसर। आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो क्या? 874 आ रहा है क्या? इसका आंसर कितना है वो इतना बता दो मुझे। या फिर आप निकाल चुके तो अच्छी बात है, 874 ही हमारा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेट कर चुके तो अच्छी बात है, 874 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं ना। आप लोग कैलकुलेशन वाला काम थोड़ा जल्दी कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर है बट, है ना, इस मेरी आदत नहीं कैलकुलेटर यूज करने की ज्यादा। आप लोग ही करिए कैलकुलेशन। द मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन, हमारा जो एनर्जी मीटर का मीटर कांस्टेंट होता है उसको हम किस में प्रोवाइड करते हैं? तो हम बताते हैं ना कि 1 किलोवाट आवर के लिए कितने रेवोल्यूशंस लेगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, मीटर कांस्टेंट, मतलब रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ स्पीड एरर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर? हमारे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में डिस्क होती है जो कि रोटेट होगी, है ना, तो उसमें एरर देखने को मिलती है कभी कभी। तो उसके पीछे जो एरर होने का जो रीजन है वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला है इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ शेडिंग बैंड, स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, टेम्परेचर वेरिएशन। तो टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन हो उससे आपका जो डिस्क है उसके रोटेशन का क्या मतलब, है ना, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। स्लो बट कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, इससे भी हमारे रोटेशन का क्या मतलब, जो स्पीड है उसका क्या मतलब, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप ये सोचो ना कि हमारी जो डिस्क है उसकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। डी यहां पे क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द स्पिंडल ऑफ डिस्क, है ना। आपको बताता है, ये आपको मान लो डिस्क है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट है ना, ये स्पिंडल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है ना। तो इस डिस्टेंस पे आपका क्या डिपेंड करता है यहाँ पे? इसकी स्पीड। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर आप ब्रेकिंग मैग्नेट को चेंज कर रहे हो, आगे पीछे कर दिया, तो डिस्टेंस ये डी डिस्टर्ब होगा। जैसे आपने ब्रेकिंग मैग्नेट को आगे पीछे इनकरेक्ट पोजीशन कर दिया, क्या कर दिया इसका? इनकरेक्ट पोजीशन आपने कर दिया ब्रेकिंग मैग्नेट का, तो ये डी डिस्टर्ब होगा, और जब डी डिस्टर्ब होगा तो उससे आपका एन डायरेक्टली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। ठीक है, क्लियर है सभी कोई चीज? Which of the following meter is an integrating type of instrument? Integrating type of instrument वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपकी प्रीवियस रीडिंग को करंट रीडिंग में ऐड करके आंसर देते हैं। जैसे आपके घर में एनर्जी मीटर होता है ना, तो अगर आपने आज 100 यूनिट कंज्यूम करा टोटल, है ना, तो कल अगर आपने 2 यूनिट कंज्यूम करो तो टोटल कितना हो जाएगा? 102। तो करेक्ट आंसर होगा आपका एनर्जी मीटर। ठीक है ना। हमारे पास वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर, ये सब किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है? इंडिकेटिंग टाइप। ये सब हमारे कैसे हैं? इंडिकेटिंग टाइप। और हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है, कैसा, कौन सा? पोटेंशियोमीटर, याद रखना सभी लोग, पोटेंशियोमीटर। और जो हमारे पास ब्रिजेस हैं, ठीक है ना, वो हमारे किस प्रकार के हैं? दे आर नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ओके। इन फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट एनर्जी कंजम्पशन कैलिब्रेशन टेस्ट ऑफ वॉट मीटर इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। हम जब फैंटम लोडिंग टेस्ट करते हैं अपने एनर्जी मीटर में, या फिर यहाँ पे वॉट मीटर बोला गया है, तो उससे जो हमको क्या मिलता है? रिड्यूस्ड कॉस्ट मिलता है, मतलब जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा बहुत कम होगा, हमारा ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते, हमारी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती इस टेस्ट को परफॉर्म करने में, है ना। अगर हम लोग रियल में टेस्ट करने जाएं तो हम लोग बहुत सारी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फैंटम लोडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमारे फैंटम लोडिंग में ऐसा क्या हम कर रहे हैं
जिससे हमको एनर्जी का जो कंजम्पशन वो कम है। तो पहला ऑप्शन है द सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ लो वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस द करंट कॉइल। करंट कॉइल में क्या हम लो सप्लाई देते हैं? गलत बात, ऐसा तो कहीं है ही नहीं, हमने ऐसा कभी किया ही नहीं था। नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू कॉइल्स, हम दो कॉइल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट रखेंगे ही नहीं, तो इससे क्या मतलब हो? इससे भी कोई मतलब नहीं है। द रिड्यूस्ड लॉस इन करंट कॉइल एंड करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, ये भी आंसर नहीं भाई हमारे पास, है ना। हमारे पास एक्चुअल रीजन क्या होता है फैंटम लोडिंग में एनर्जी कम आने का? कि हम लोग एक्चुअल में कोई लोड लगाते ही नहीं है, ठीक है ना, हम लोग वहां पे एक्चुअल में कोई लोड लगाते ही नहीं है। अब्सेंस ऑफ लोड इन द टेस्ट सेट, हम लोग वहां पे फैंटम मतलब होता है इमेजिनरी, हम लोग वहां पे इमेजिनरी लोड क्रिएट करते हैं, है ना। आपको ये चीज पता होगा, वहां पे हम लोग क्या करते हैं? इमेजिनरी लोड कनेक्ट करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा द एब्सेंस ऑफ लोड इन द टेस्ट सेट। जब हमारे पास एक्चुअल में कोई लोड नहीं है तो लॉस कहां से क्रिएट कर सकता है? हमने तो सिर्फ फैंटम लोडिंग लगाई थी, इमेजिनरी लोडिंग लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर everything else remaining same if the radial distance of the brake magnet poles from the spindle is decreased by 10%, the rotational speed of the disc will dash dash approximately। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि आपको ये बोला गया है कि जो ब्रेकिंग मैग्नेट है उसकी स्पिंडल से जो डिस्टेंस है उसको आपने 10% क्या किया है? कम किया है, राइट। तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस को 10% कम किया है, तो रोटेशनल स्पीड क्या होगी? तो हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो d को अगर हमने कम किया है n तो हमारा बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। अब आंसर हमारे पास यहाँ पे, अगर आप बहुत जल्दी में हो, एग्जाम में आपके पास एक ही सेकंड बचा टिक करने के लिए, तो क्या करोगे? आपका आंसर बी तो नहीं होगा, आपका आंसर सी तो नहीं होगा, ए और डी में तुक्का मार के कोई भी चले जाओ, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन है कि पूरा सॉल्व करो, मैं करके बताता हूँ। तो अगर ये चीज है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, n2/n1 कितना हो जाएगा आपका? दैट विल बी इक्वल्स टू d1/d2। d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d2 इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ऑफ d1, यस और नो। क्योंकि आपका 10% मैंने क्या किया? डिक्रीज किया। देखो ना, d2 को मैंने 0.9 d1 लिख दिया क्योंकि मैंने 10% को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, n2/n1 कितना हो जाएगा मेरे पास? d1 की वैल्यू कितनी है? d1, और इसकी वैल्यू कितना? 0.9 टाइम्स ऑफ d1। तो d1 से d1 कैंसिल, तो n2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/0.9, 10/9, 1.1, है ना। 1.1 इंटू n1, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? 11%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। In an energy meter which coil carries the current proportional to the supply voltage, हमारे एनर्जी मीटर में दो कॉइल होती हैं, करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल। उन कॉइल में से ऐसा कौन सा कॉइल है जो कि करंट कैरी करता है प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज? तो अगर आपको पता हो एनर्जी मीटर में एक हमारे पास संट मैग्नेट ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, जो कि आपका उल्टा ई शेप में होगा। यहाँ पे आपके पास एक कॉइल, उसको बोलते हैं कौन सी कॉइल? पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेटेड वोल्टेज आर वाई बी, और आपके पास यहाँ पे क्या? न्यूट्रल। तो आप यहाँ पे कनेक्शन कैसे करते हो? आप यहाँ पे कनेक्शन ऐसे करो, देखो आपने यहाँ से कोई फेस पिन उठा लिया ये, और यहाँ से आपने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। तो मतलब कि आपका कौन से कॉइल पे आप करंट यहाँ पे जाएगा? ये जो करंट होगा आईपीसी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी रेटेड। तो आपका कौन सी कॉइल में होगा? पोटेंशियल कॉइल, मतलब प्रेशर कॉइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बी। हमारे एनर्जी मीटर में जो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल जो करंट कैरी करता है वो कौन सा कॉइल होता है? दैट इज योर प्रेशर कॉइल, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में बी ड्यू टू, क्रीपिंग किसकी वजह से हो सकती है? ओवर वोल्टेज, मतलब कि आप पोटेंशियल कॉइल को कुछ ज्यादा वोल्टेज दे दो तो उसकी वजह से भी हमारे पास देखने को मिलता है क्रीपिंग। ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन, आपकी जो शेडिंग रिंग है, मैंने बताया था ना आपको कैसे आप यहाँ पे क्रीपिंग होती है, तो क्रीपिंग को कम करने की टेक्निक क्या थी आपके पास वहां पे, मतलब जो लाइट लोड कंपनसेशन था उसको कम करने की टेक्निक क्या थी कि शेडिंग रिंग को पोटेंशियल को पास में ले जाओ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शेडिंग रिंग जो कि पोटेंशियल कॉइल के नीचे होती है उसको पोटेंशियल कॉइल के ज्यादा पास में ले जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ओवर कंपनसेशन, और उसकी वजह से भी हमको क्रीपिंग देखने को मिलती है। वाइब्रेशन अगर कुछ हो रहे हैं तो उससे हमारी डिस्क रोटेट कर सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट अ डिस्क इज प्रेजेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे डिस्क होती है, वो एनर्जी मीटर में होता है भाई, है ना, ऐसे क्वेश्चन मत डाला करिए यहाँ पे। द वोल्टेज क्वाइल ऑफ सिंगल फेज हाउस सर्विस एनर्जी मीटर, वोल्टेज क्वाइल को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल क्वाइल, राइट। तो पोटेंशियल क्वाइल का नेचर कैसा होता है हमारे एनर्जी मीटर में? तो याद रखना मैंने दो चीजें बताई हैं, हमारे पास जो पोटेंशियल कॉइल होती है ना वो हमारे वॉट मीटर में भी होती है, सुनो मैंने ये चीज आपको बहुत क्लियर करके बताई थी, अंडरलाइन करके बताई थी, है ना, वॉट मीटर में भी होती है और ये हमारे एनर्जी मीटर में भी होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना आप सभी लोग कि एनर्जी मीटर में जो हमारे पास पोटेंशियल कॉइल होती है उसका जो नेचर होगा दैट इज ऑलवेज हाईली इंडक्टिव। कैसा होगा? हाईली इंडक्टिव, ठीक है। और हमारे वॉट मीटर में जो हमारा पोटेंशियल कॉइल होगा उसका जो नेचर होगा दैट विल बी हाईली रेजिस्टिव। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, हाईली रेजिस्टिव। प्योरली मत कर दीजिएगा ना, हालांकि प्योरली यहाँ पे ऑप्शन है भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे एनर्जी मीटर में पूछा ना यहाँ पे क्वेश्चन में, एनर्जी मीटर में पोटेंशियल कॉइल का नेचर कैसा होगा? हाईली इंडक्टिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस हैज 4 किलोवाट पावर दिया हुआ है, कनेक्टेड लोड एंड इज फेड बाय सिंगल फेज सप्लाई, व्हाट रेंज एनर्जी मीटर इज रिकमेंडेड फॉर द हाउस? क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास एक घर है जहां पे आपके पास पावर दिया गया, तो मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, थोड़ा समझना पड़ेगा। 4 किलोवाट यहाँ पे पावर है और कुछ दिया है क्या? इज कनेक्टेड लोड एंड इज फेड बाय सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई, वोल्टेज नहीं दिया ना कहीं पे यहाँ पे। हम्म अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, है ना। मान लिया हमने सिंगल फेज वोल्टेज कितना, सिंगल फेज का जो वोल्टेज है हमने मान लिया कितना, 230 वोल्ट। पावर फैक्टर भी दिया नहीं है, मान लो मेरे घर में बहुत सारे रजिस्टिव लोड लगे हैं तो मैंने मान लिया पावर फैक्टर को 1। अब देखते हैं भाई इतना करने पे मेरे पास कितनी करंट आती है, ठीक है ना। तो मेरे पास कितनी करंट आएगी, आई इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, तो 4000 डिवाइड बाय 230 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4000 डिवाइड बाय 230 करो जरा कितना है। अभी थोड़ा सा समझ के करेंगे क्वेश्चन को, मैं श्योर नहीं हूं। 17.39, मतलब कि इतनी करंट हमारे अभी घर में फ्लो हो रही है, कितनी, 17.39 एम्पियर्स, इतनी करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब मुझे बताना है कि मुझे व्हाट रेंज एनर्जी मीटर इज रिकमेंडेड फॉर द हाउस। आप यहाँ पे कौन सा एनर्जी मीटर लगाओगे, कितनी करंट वाला एनर्जी मीटर लगाओगे? तो देखो आप 15 एम्पियर तो नहीं लगा सकते ना यार, आपके घर पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, आपके घर पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर, है ना, और मतलब आपकी 17 एम्पियर फ्लो हो रही है, आप 15 एम्पियर का एनर्जी मीटर कैसे लगा सकते हो, है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं।
10 तो हो ही नहीं सकता। अब दो पॉसिबिलिटी है, 50 और 30। 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 30 हमारा इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कभी कभी अप्रोक्सीमेशन के बेस पे भी सॉल्व करना होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम 50 यूज नहीं कर सकते, बट हमसे पूछा गया ना रिकमेंडेड, आप कौन सा रिकमेंड करोगे, तो भाई हम ये रिकमेंड तो नहीं करेंगे ना। हम यूज जरूर कर सकते हैं 50 एम्पियर, इसमें कोई गलती नहीं है ना। आप लोग ऐसा कर सकते हो, 50 एम्पियर का एनर्जी मीटर भी यूज कर सकते हो, बट रिकमेंडेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a three phase 3 element energy meter 415 volt 50 hertz has its pressure coil rated for। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बोला है कि आपके पास ये जो एनर्जी मीटर है ना, ये जो एनर्जी मीटर है ये 3 फेज एनर्जी मीटर है, और आपको उसमें इसका लाइन वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज जो लाइन वोल्टेज। तो आपसे पूछा गया है कि आपका पोटेंशियल कॉइल पे कितना वोल्टेज होगा, 415, 200, 240, 440। तो क्या करोगे आप इसको समझने के लिए, आप समझो, इसे मान ली बताता हूँ, थ्री फेज कनेक्शन है, तो मान लो मेरे पास थ्री फेज कनेक्शन हो गया, दिस इज माई थ्री फेज कनेक्शन, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखिए, ठीक है, ये मेरे पास थ्री फेज कनेक्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो जब मुझे वॉट मीटर लगाना होगा, मुझे क्या करना होगा, वॉट मीटर लगाना होगा। दो कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल। तो करंट कॉइल तो सीरीज में लग जाएगी, करंट कॉइल लग गई, इसमें भी करंट कॉइल लग गई, इसमें भी करंट कॉइल लग गई। लेकिन जो पोटेंशियल कॉइल लगी कैसे लगेगी, ये पहली पोटेंशियल कॉइल हो गई, ये दूसरी पोटेंशियल कॉइल हो गई, ये तीसरी पोटेंशियल कॉइल हो गई। तो अगर आप इस पोटेंशियल कॉइल को देखो तो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है, एक लाइन है और एक यहाँ पे न्यूट्रल है। और लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है हमेशा क्या होता है, फेस वोल्टेज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल कॉइल है उसमें कितना वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, तो फेस वोल्टेज, तो हमारा कितना हो जाएगा, वीपीएच इक्वल्स टू वीएल बाय रूट थ्री, मतलब 415 बटा रूट थ्री। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, मैं भी सॉल्व करता हूं। 239, 240 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 240, बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of revolutions made when a single phase watt meter operating on 200 volt 6 ampere for 4 hours, given that the meter constant in revolution is 420 assuming a power factor of 1। पूछा गया आपसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने लेगा, करो सॉल्व। आपको ये बोला गया है कि 1 किलोवाट आवर के लिए कितने रेवोल्यूशन ले रहा है आपके पास, यहाँ पे 420, ठीक है। तो आपके पास कितने यहाँ पे एनर्जी है, तो चेक कर लो, 200 वोल्ट है, करंट कितनी है आपके पास यहाँ पे, कितनी करंट है, 6, तो ये हो गया वॉट, है ना। पावर फैक्टर आपका 1 इंटू टाइम कितना आपका 4, के यहाँ पे के से डिवाइड भी कर दो, 1000 से डिवाइड भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इतना आपका 4, मतलब इसमें कितने रेवोल्यूशन होंगे आपके, आर। अब इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए ना, 2 जीरो सॉल्व हो गए यहाँ से, 6 चौक को 24, दूनी 48, 4.8, ये आपका 4.8 किलोवाट एनर्जी है ना। तो अगर 1 किलोवाट में 420 है तो 4.8 भी कितना होगा, तो 4.8 इंटू 420, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, है ना। कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 4 चको 16, 1600 के आसपास आएंगे, 19 करना पड़ेगा सॉल्व यार, है ना, मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये भी पास में ही है ना, तो मैं तुक्का नहीं मार सकता हूँ, कैलकुलेट कर लो, 4 पंचे 20,
एक के ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे तो। कितना आएगा सॉल्व करने पे बताइए जरा। 8 दूनी 16 है ना यहाँ पे, तो ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 8 दूनी 16 मतलब 16 आना चाहिए लास्ट में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2016, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। आप ऐसे कर लेना, 8 दूनी 16 आएगा ना, मतलब लास्ट में 16 आना चाहिए, तो वहां तो मुझे डाउट आया। ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब 5 एम्पियर मतलब करंट दिया हुआ है, 230 वोल्ट मीटर ऑन फुल लोड, यूनिटी पावर फैक्टर टेस्ट makes 60 revolution in 360 seconds. If the normal disk speed is 520 revolution per kilowatt hour, what is the percentage error? ठीक है, करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितनी एनर्जी है आपके पास, इक्वल कितना आपके पास 230 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर्स इंटू पावर फैक्टर कितना है यूनिटी इंटू टाइम कितना दिया आपके पास यहाँ पे 360 सेकेंड्स में है ना। तो आपको इसको के लगाना, तो पहले थाउजेंड डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, थाउजेंड डिवाइड भी हो गया, और क्योंकि ये किलो वाट तो हो गया, और साथ में आपके पास टाइम किसमें दिया सेकेंड्स में, तो 360 तो कर दिया आपने, लेकिन साथ में आपको एच लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3600 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से 360 डिवाइड हो गया 360, ठीक है, एक जीरो से एक ही जीरो कैंसिल हो गया। कितना बचा आपके पास एनर्जी यहाँ पे, कितने वॉट, 23 इंटू 5, कितना हो जाएगा, करिए जरा। 23 इंटू 5, 115। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं, डिवाइड बाय 1000 भी कर लीजिए। हे 115 डिवाइड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कितना, इक्वल टू आ जाएगा 0.115, इतना किलो वाट आवर, है ना। अब क्या करना है कि इतने में कितने रेवोल्यूशन ले रहा है आपका 60, इतने में कितने ले रहा है 60, तो आप यहां से निकाल लो कि 1 किलोवाट में कितने लेगा ना, तो इसको क्या करो 1 किलोवाट आवर में कितने लेगा इसको, तो 60 डिवाइड बाय इतना कर दो, 60 डिवाइड बाय कितना 0.115, 0.115, तो 1 किलोवाट आवर में कितने लेगा ये 60 डिवाइड बाय 0.115, तो ये आपका लेगा कितना 521.739, इतने रेवोल्यूशन आपके लेने वाला, कितने में 1 किलोवाट आवर में। मतलब आपका ये जो एनर्जी मीटर है, ये 1 किलोवाट आवर में इतने रेवोल्यूशन ले रहा, लेकिन लेना कितना चाहिए इसको 520, है ना, कितना चाहिए 520, तो ई कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू मतलब आपका जो एरर है, एरर वो कितना हो जाएगा am माइनस 80, राइट। एरर हमेशा उतना ही रहेगा ना am माइनस 80, am माइनस 80 आप करोगे am माइनस 80 अपॉन 80, am की वैल्यू कितनी मेजर्ड कितनी है आपके पास 521.731, है ना, 521.731 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है इसकी 520 अपॉन 520, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा। अभी आंसर का मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ, एक बार पहले सॉल्व कर लो। 500 माइनस 520 डिवाइड बाय 520, क्या हो गया भाई ये 3.34, 33% आ रहा है क्या, 0.33% आ रहा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, चलिए, हाँ थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस भी लिया है मैंने, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज मैग्नेट ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑफ डैश 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 डैश। हमारे एनर्जी मीटर में दो प्रकार की कॉइल होती हैं, एक होती है पोटेंशियल कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। तो हम लोग सीरीज मैग्नेट किसको बोलते हैं, करंट कॉइल वाले को बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे
करंट कॉइल के बारे में बात करी जा रही है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा हो, रेजिस्टेंस इसका मिनिमम चाहिए हमको, राइट, क्योंकि लोड के डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है ना ये। तो लोड मतलब रेजिस्टेंस कम चाहिए, मतलब रो एल अपॉन ए मिनिमम चाहिए। ये आपको क्या चाहिए यहाँ पे, मिनिमम, मतलब आपका लेंथ कम रखना है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम होंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। मतलब जो टर्न्स होंगे वो कैसे होंगे, जो टर्न्स होंगे वो होंगे थिक, क्योंकि हमको क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखना है, और साथ में मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर सॉरी लेस टर्न्स यार, है ना, एल की वैल्यू कम है ना, तो लेस टर्न्स, थिक एंड लेस टर्न्स। थिक वायर ऑफ, थिन है ये, थिक वायर ऑफ few terms, B, B will be the correct answer, ठीक है। कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं यार आज। चलो, a meter whose constant is 600 revolution per kilowatt hour makes 5 revolution in 20 seconds, calculate the load in kilowatt। मतलब क्वेश्चन बोला गया है 600 रिवोल्यूशन लिया जा रहा है एनर्जी मीटर के द्वारा 1 किलोवाट आवर के लिए। तो अगर वो 5 रिवोल्यूशन ले रहा है, कितना ले रहा है, 5 रिवोल्यूशन ले रहा है, उसमें एनर्जी कितनी होगी, ई होगी। ई की वैल्यू यहां से पहले कैलकुलेट कर लो, तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ई इक्वल्स टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1 किलोवाट आवर इनटू 5 डिवाइड बाय 600, है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको 1000 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1000, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा वॉट आर अपॉन 600, तो जी 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 50/6 कितना आ जाएगा पास, 50/6, ठीक है। इसको लेता हूँ, कुछ कितना आपके पास 50/6, आप चाहे तो पॉइंट में ले सकते हो, मैं 50/6 ले रहा हूँ, है ना, वॉट आर इतना आ गया। अब आपको टाइम दिया होता है, पावर चाहिए आपको ना, इक्वल टू क्या था, पावर इंटू टाइम, कितना 50/6 है ना। तो आपको टाइम पावर निकालनी है ना, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/6 इंटू टी, टी कितना आपके पास यहाँ पे 20, और चाहिए सेकेंड्स में, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा यार, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, आवर में, क्योंकि आवर से कैंसिल कर लो, 36 ऊपर आ जाएगा। अब चेक कर लो यार कितना आ रहा है, 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36, 60 और 6 पंचे 30/2, 15 के आसपास कुछ आ रहा है क्या, 1.5 ही, 1.5 किलोवाट के आसपास आंसर आएगा, ठीक है ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने की मेरी थोड़ी अलग अप्रोच रहती है, थोड़ा मैं माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन करता हूँ, लेकिन आपके सामने पेन कॉपी में करना पड़ रहा है, तो कुछ ये अप्रोच में फॉलो यहाँ पे करा, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आपको मुझे फॉलो नहीं करना, आपका खुद का करना, जिससे आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपको फास्ट लगे वो आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, while टेस्टिंग एसी एनर्जी मीटर्स व्हाट एडजस्टमेंट आर मेड। जब हम लोग एसी एनर्जी मीटर का टेस्टिंग करते हैं तो हम कौन कौन से एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, टेस्टिंग मतलब करते ही क्यों है ना, जो भी गड़बड़ी इसको सही करने के लिए, ठीक है ना। तो कौन कौन सी गड़बड़ी हो सकती है, स्पीड एडजस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, हमको स्पीड पे ध्यान देना है, तो हमको इसको चेक करना है। पावर फैक्टर एडजस्टमेंट ओनली, फ्रिक्शन एडजस्टमेंट ओनली, ऑल ऑफ द अबव। इसमें मुझे जो लग रहा है वो मेन होगा हमारा स्पीड एडजस्टमेंट ओनली। हालांकि हम लोग करते हैं पावर फैक्टर एडजस्टमेंट भी है, लेकिन यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा है ना, तो ओनली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ठीक है। ये जो ओनली लिखा ना, अगर यहाँ पे ओनली नहीं लिखा होता, फ्रिक्शन एडजस्टमेंट भी करते हैं यार हम लोग, क्या बोले इसका, क्या करें इसका, है ना, लाइट लोड कंपनसेशन जो हम लोग करते हैं वो फ्रिक्शनल कंपनसेशन ही था एक्चुअली में। तो अब देखो ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इन दोनों को देख के लग रहा है मेरा कि आंसर डी भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो ओनली ओनली लिख रहा है ना, उसका आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं इतना श्योर बोल सकता हूँ कि भाई हाँ, हम स्पीड एडजस्टमेंट करते हैं और साथ ही साथ में हम लोग फ्रिक्शन का भी एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे, शेडिंग रंग को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो फ्रिक्शन का क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना।
हम लोग वहां पे फ्रिक्शन को कंपनसेट कर पाते हैं। जो हमारे पोटेंशियल कॉइल के नीचे शेडिंग रिंग है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो तो हमारा फ्रिक्शन का कंपनसेशन हो जाएगा, मतलब हम लोग फ्रिक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो ओनली वर्ड लिखा ना इससे थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जा रही है, बट थोड़ा बहुत रिस्क हमको लेना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चंस में, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे डी लेंगे। हालांकि एग्जाम में इसका आंसर भी डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? टू होल्स इन द डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर आर ड्रिल्ड एट अपोजिट साइड ऑफ स्पिंडल टू। सबको पता होगा ये हम क्यों करते हैं, जिससे हमारी क्रीपिंग इलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इलिमिनेट क्रीपिंग एट नो लोड, है ना। हम लोग अपने डिस्क में दो होल क्रिएट करते हैं जिससे हमारा क्रीपिंग की जो एरर नो लोड पे जो हो रही है, नो लोड क्यों बोलते हैं? करंट कॉइल करंट जीरो तो उसको नो लोड बोलेंगे हम लोग, है ना। तो वो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। करंट कॉइल ऑफ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज बाउंड ऑन। देखो दो हमारे पास मैग्नेट होते हैं, एक होता है हमारे पास यहाँ पे संट मैग्नेट, ये हमारा संट मैग्नेट हो गया, और एक हमारे पास होता है सीरीज मैग्नेट, यहाँ पे हमारे पास होती है डिस्क, है ना। यहाँ पे होता है हमारे पास ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जो करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल कहाँ पे होती है? करंट कॉइल हमारे ये वाले मैग्नेट में होती है जिसको बोलते हैं सीरीज मैग्नेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी करंट कॉइल कहाँ पे होती है? ये लिंब है हमारे पास, ये भी लिंब है, इन लिंब में लगाई जाती है हमारी करंट कॉइल। मान लो अगर यहाँ पे 50 नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ भी कितने होंगे? 50 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वन लिंब ऑफ लेमिनेटेड कोर, गलत। बोथ द लिंब ऑफ लेमिनेटेड कोर विथ सेम नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमारे पास जो करंट कॉइल होती है एनर्जी मीटर में वो दोनों लिंब में लगाई जाती है। कौन सी लिंब में? जो हमारा सीरीज मैग्नेट है ना उसके दोनों लिंब में लगाई जाती है, और दोनों में सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका पोटेंशियल कॉइल के लिए होता तो आपका आंसर क्या होता? कि वो हमारे मिडिल लिंब में लगाई जाती है ना, मिडिल लिंब में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for controlling the vibration of disk of an AC energy meter damping torque produced by। हम लोग अपने एनर्जी मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क लगाते हैं। ठीक है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता, डैम्पिंग टॉर्क नहीं होता, बट जो भी हम कंट्रोलिंग मतलब ब्रेकिंग टॉर्क लगाते हैं वो ब्रेकिंग मैग्नेट के थ्रू लगाते हैं। तो जो ब्रेकिंग मैग्नेट है वो क्या करता है? एडी करंट क्रिएट करके ब्रेक लगाता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कि भाई हम अपने एनर्जी मीटर में जो डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं, मतलब जो ब्रेकिंग टॉर्क लगाते हैं, वो एडी करंट के फॉर्म में लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए। इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन्स फास्ट, जो आपका एनर्जी मीटर है वो थोड़ा फास्ट चल रहा, मतलब जितना पावर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो उससे भी ज्यादा तेज घूम रहा है, तो उसको आपको स्लो करना है। उसको स्लो करने की कौन सी टेक्निक है? पहला है लैग एडजस्टमेंट, लाइट लोड एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट कम क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। ऑप्शन डी, adjusting the position of braking magnet and making it move away from the center of disk। कैसे करोगे आप? यहाँ पे आपके पास ये डिस्क है, इसके बीच में आपका स्पिंडल है, और ये आपके पास यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट है। ठीक है, और आपको क्या करना है? यहाँ पे स्पीड को स्लो करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। मतलब अगर आपको n को कम करना है मतलब d को ज्यादा करना है। डी को ज्यादा करना है मतलब क्या? कि आपको ये डिस्टेंस बढ़ानी है, मतलब आपको ये डिस्टेंस अगर यहां तक ले जानी, मतलब कि ब्रेकिंग मैग्नेट को स्पिंडल से दूर ले जाना है। एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मेकिंग इट मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस डिस्क, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन के बारे में, जहां पे मैंने आपको एनर्जी मीटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको कराए। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे? कल का प्लान थोड़ा सा, अभी कल तो आपका संडे है, ठीक है, कल का प्लान थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा, वो मैं आज रात में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पहली चीज तो कि कल आपका जो पावर प्लांट वाले जो चैप्टर्स चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। आज जब मैंने सोलर पावर प्लांट भी करा दिया है, 2-3 और सिंपल सिंपल टॉपिक्स बच्चे, वो भी मैं आज कंप्लीट करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो कल तक आपका जो जनरेशन वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की आपका
कल का जो प्लान है, कल का जो शेड्यूल होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मन है कि जितना हमने पूरे वीक में किया ना सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके, उनका एक मिक्स टेस्ट ले और देखिए कि आप लोग कितना परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो एक मेरा मन ये भी है, दो चीज करने का मन है कि आपका कल एक टेस्ट लिया जाए, जितना भी हमने वीक में 7 सब्जेक्ट का क्या क्या 7 टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। मुझे ये देखना है कि आप लोग कितना उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है ना, क्या आप लोगों ने उन टॉपिक्स को अच्छे से हैक किया या नहीं किया, है ना। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा मुझे पता चलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।